तो हम लोग कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन जो था अलोंग स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है वर्टिकल मोशन पढ़ने का। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसे हम लोग फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इस फ्री फॉल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके इक्वेशन को देखेंगे और इस पे बेस बहुत सारे सवाल करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट काफी बेहतर हो जाएगा और किसी भी सवाल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अप्रोच कर पाओगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि जो फ्री फॉल मोशन है आखिर में होता क्या है। फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है, इसमें होता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, कहीं पर भी गए। फ्री फॉल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से ड्रॉप करना है। आपने इस ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो किया है, साथ ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से चलता हुआ गया और नीचे की तरफ आ गया, तो इसे भी क्या बोलेंगे? फ्री फॉल मोशन बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको सर्टेन हाइट से आपने रिलीज कर दिया लाइक दिस, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? चलता हुआ आएगा, ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। अगेन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नथिंग एल्स, तो ये भी कैसा होगा? फ्री फॉल मोशन हो जाएगा। इवन अगर हम बात करें कि मेरे पास यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है और अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है? मून चलता हुआ आता है, हम सब जानते हैं। तो मून पे जो लगने वाला फोर्स होता है, मून का मोशन कैसा होता है? फ्री फॉल मोशन होता है या नहीं होता है? आपको पता है? मून को अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसका पूरा का पूरा मोशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंट्रोल होता है, यानी कि ये मोशन भी फ्री फॉल मोशन होता है। तो ऐसा मोशन जिस मोशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो उसे फ्री फॉल मोशन कहते हैं। हमें पढ़ना है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, अर्थ पे जो बात हो रही है इसके बारे में जानना है। फ्री फॉल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, दो तरह का कंडीशन पढ़ना है। एक, उसको किसी हाइट एज से ड्रॉप किया जाएगा या थ्रो किया जाएगा, एक ग्राउंड से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे, साइन सीखना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, इसे ग्राउंड से अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट करने से ऑब्जेक्ट चलता हुआ चला जाएगा ऊपर की तरफ और उसके बाद एक टाइम के बाद रिटर्न होकर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि इसका मोशन ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट जब मोशन करना शुरू किया है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन का स्पीड अगर यू हो गया और यहां से लौट जा रहा है, जहां से लौट जाता है इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मतलब इसके ऊपर ये नहीं जा सकता है। फिर जब मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो इस जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। पहली बात तो ये हो गई। थ्रू आउट द मोशन इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है नीचे की तरफ जी। जी जो लग रहा है इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसमें दो बातें मुझे जाननी चाहिए कि पहला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका दोनों चीज फिक्स होता है। मतलब इसका हो गया फिक्स्ड डायरेक्शन है कि हमेशा नीचे लगेगा, और फिक्स्ड वैल्यू हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड हो गया जी का। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करे जहां पे एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म हो जाए तो उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। डायरेक्शन है, आप किसी भी सेंस में मूव कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन किधर लगता है? तो ये एक्ट करता है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। वहीं पे जो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे आप, तो जी का वैल्यू ऐसे आमतौर पे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। और कभी कभी डेटा फीट में दिया रहता है तो जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये जी का वैल्यू हो जाता है। लेकिन जो ओवरऑल मोशन है, इस मोशन में जी का वैल्यू कांस्टेंट दिया है, इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? इस मोशन को हम लोग एक नया नाम देते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पहले से, और इसका नाम होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट दिया है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट दिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि जब भी हम स्टडी करेंगे कहीं पर भी तो हमें साइन लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन तो एक बार समझ जाने के बाद आप जैसा चूज करना चाहो ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन द बिगिनिंग आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कोई एक डायरेक्शन लेके चलना है, कहीं भी सिचुएशन में आए लगाने के लिए तो उसी को यूज करना है। हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इसको क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे।
और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा इसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एट पॉजिटिव व्हाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव हो जाता है। ये मेरा सिंपल सा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये मोशन मेरा कैसा है, ये मोशन मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, सो वी कैन यूज ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। एक इक्वेशन था मेरा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। ऐसा दिया होता है। अब क्योंकि ये यहाँ पे इक्वेशन मेरा दे रखा हुआ है, तो अब इस जगह पे आप क्या देखोगे, एक इक्वेशन और पढ़ा था हमने, s nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है प्लस में a/2 होता है, और ये कितना हो जाता है 2n-1 होता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो सारा का सारा इक्वेशन है, ये सारा का सारा इक्वेशन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात करना है क्योंकि g नीचे लग रहा है और नीचे का डायरेक्शन हमने निगेटिव लिया है, तो a का वैल्यू क्या ले लेंगे -g, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो हो जाएगा u माइनस में gt हो जाएगा। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा ut, नीचे की तरफ लग रहा है g, यानी कि -हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा, और s nth का जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा u माइनस जो हमारा दिया हुआ था g था, वही क्या एक्सेलरेशन a दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा u माइनस g/2 हो जाएगा इंटू 2n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हो। नॉर्मल इक्वेशन आपको याद है, सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट ये करना है कि जो एक्सेलरेशन a का वैल्यू दिया था उसके जगह पे -g पुट कर देना है। अब इसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है मुझे जानने हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं विद स्पीड u, तो इसमें क्या क्या बात जानना है, तो बात ये जानना है कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो कितना हाइट तक जाता है। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसे ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, तो ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ से चलता हुआ ऊपर की तरफ, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लौट कर ऐसा आ जाएगा। तो ये हुआ जिस जगह पे प्रोजेक्ट किया, ये टाइम t बराबर 0 हुआ, और जब लौट कर आ गया तो टाइम कितना हो गया, t बराबर t हो गया। नीचे से ऊपर जाने का टाइम होगा, इसको एसेंट का टाइम TA कहते हैं, और ऊपर से नीचे आने का टाइम होता है, इसको डिसेंट का टाइम TD कहते हैं। ऊपर जाने का टाइम एसेंट होता है, नीचे आने का टाइम डिसेंट होता है। साथ ही साथ जितना ऊपर ये जाता है ग्राउंड से, इसे हम मैक्सिमम हाइट के नाम से जानते हैं। ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया ये ऑब्जेक्ट जितना ऊपर गया दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, और इस जगह पे जो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कुछ पॉइंट यहाँ पे जानना है, जैसे सबसे पहला होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हो तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है 2u/g हो जाता है। ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम का सम करेंगे तो 2u/g हो जाता है, जिसमें ऊपर जाने का टाइम होता है, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, कितने के बराबर होता है, u/g के बराबर होता है, और नीचे आने का टाइम होता है, इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ये भी कितना हो जाता है, u/g के बराबर होता है। सो टोटल टाइम इंटरवल इज 2u/g। ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का टाइम u/g होता है। ये इस पार्टिकल को इतना समय लगता है अपने जर्नी को पूरा करने में। वहीं पे दूसरा हिस्सा है कि ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचने में समय कितना लगता है। निकल गया। मैक्सिमम हाइट निकालना है कि ऊपर थ्रो किया तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है। ये दो चीजें हैं, हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि किसी जगह पे वेलोसिटी अगर पूछा जाए, किसी भी जगह पे वेलोसिटी पूछा जाए, नीचे से प्रोजेक्शन हो रहा है, तो इक्वेशन क्या यूज करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस में 2gh हो जाएगा। जिस जगह पे पहुंच रहा है वहां का हाइट हमको पता है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh यूज करेंगे तो ये वैल्यू मुझे वहां पे मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट है जो याद रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई जनरल बात पूछा गया है जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाता है, तो क्या करना है, आपने इक्वेशन यूज करना है टाइम निकालने के लिए। जैसे ही पूछा जाएगा s बराबर ut माइनस में हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन है, आप ये यूज करोगे। आप यहाँ पे देखोगे कि ये मान लिया कि हमने जो प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, कितना हाइट हो गया, h हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे होता है 2h हो गया, और ये वैल्यू होता है 2ut हो गया माइनस में gt स्क्वायर हो जाएगा।
इसे अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा GT² हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2UT हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2H, बराबर में क्या हो जाएगा 0। कोई भी जनरल हाइट दिया है तो आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड टाइम था या जो भी पूछा गया था आपका मिल जाएगा। यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टेक अवे है कि इस केस में जो इक्वेशन बनता है ना, ये इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक, तो इसका दो रूट हो जाएगा T1 एंड T2। क्वाड्रेटिक का रूल होता है कि रूट का जो सम होता है यानी कि T1 प्लस T2 होता है कितने के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी करोगे तो माइनस ऑफ माइनस 2u हो जाएगा, और ए की जगह पे g दिया है यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 2u बाई जी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी जनरल हाइट पे दो बार आता है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अगर प्रोजेक्ट करते हैं, h हाइट ऊपर ये ऑब्जेक्ट जाता है, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट किसी गिवन हाइट पे दो बार आता है। एक बार जब ये ऊपर जा रहा होता है, एक बार जब ये नीचे आ रहा होता है। मान लिया कि ऊपर जाने का समय T1 टाइम पे आया और नीचे जाते समय फिर T2 टाइम पे आ गया, तो उस केस में टोटल टाइम निकालना है T1 प्लस T2, तो डायरेक्टली 2u बाई जी हो गया। तो डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को आप सवाल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। किसी गिवन हाइट पे ऑब्जेक्ट अगर दो बार आता है, एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे आते समय, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो दोनों टाइम का सम हो जाता है यानी कि T1 प्लस T2 हो जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका टाइम का प्रोडक्ट बताइए कितना हो जाएगा, T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा। तो T1 इंटू T2 होता है C बाई ए, C यानी कि वैल्यू कितना हो जाता है 2H बाई ए की जगह पे G हो जाएगा। यानी कि यहां से वो हाइट भी आप निकाल सकते हो जहां पे ऑब्जेक्ट दो बार पहुंचा था, यानी कि एक बार ऊपर जाते समय एंड एक बार नीचे आते समय। H का वैल्यू होता है हाफ ऑफ G टाइम्स T1 T2। तो ऑब्जेक्ट को जैसे आपने थ्रो किया है तो सेम हाइट पे दो बार आता है, तो उससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं और साथ में वो हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जब प्रोजेक्टाइल को आप नीचे से ऊपर थ्रो करते हो। अगला पॉइंट होता है कि प्रोजेक्टाइल को किसी जगह से ड्रॉप करते हैं, एकदम रिजल्ट फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, तभी जाके आप सवाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं है तो आई विल रेकमेंड कि आप इन सारे रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से एक बार दिमाग में फिट कर लो, सो दैट आपको ना साइन में दिक्कत हो, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली स्टूडेंट्स को साइन के बारे में परेशानी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट को एच हाइट से हमने ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्पीड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पहुंच जाएगा और इस जगह पे वेलोसिटी मान लीजिए कितना हो गया, मेरा v दिया है। तो क्या क्या पूछा जाएगा कि नीचे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना हो जाएगा, ये सब बातें आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहला बात होता है कि वेलोसिटी कितना हो जाता है जब ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचता है ना, एच हाइट से फॉल होने के बाद, तो नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, इसका अंडर रूट 2gh होता है, याद रखना है। नीचे आता ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी अंडर रूट 2gh हो जाता है। दूसरा, एच हाइट से फॉल करके नीचे आता है, तो नीचे आने का जो टाइम टेकन होता है इसका ये होता है अंडर रूट 2h बाई जी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नीचे पहुंचने का टाइम होता है अंडर रूट 2h बाई जी, और वेलोसिटी का वैल्यू एच हाइट नीचे आने पे अंडर रूट 2gh होता है। ये दो चीजों को आप याद रखेंगे, एच हाइट से ड्रॉप किए हुए ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई। 13 साढ़े 13 मिनट का बात है यहाँ पे। इस थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट हमारा अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाए। बेसिक सवाल से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन जो आपके थॉट को पूरा एनालाइज करेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, सारे करेंगे हम। सबसे पहला सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय ac is equals to half gt square where g is acceleration due to gravity, then velocity of body at time t कितना हो जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप का सवाल हो गया कि अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है एंड वेलोसिटी पूछना पड़े, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, ds बाई dt हो जाता है। ds बाई dt का मतलब हो जाता है हाफ हो गया g, और t स्क्वायर का मतलब कितना हो जाता है 2t हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो इसका वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा gt हो जाएगा। कोई इक्वेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, एकदम बेसिक लॉजिक याद करना था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है, वी हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन, और वहां से मेरा t टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होकर आसानी से आ जाता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस सवाल में दिया है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। Time after which the velocity of ball becomes equal to half of velocity of projection is what?
तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ये नोन नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हो जा रहा है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हमने यू स्पीड से थ्रो किया, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और यहां से जाने के बाद ये मुड़कर ऐसा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखेंगे जरा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यानी कि ये वैल्यू मेरा गिवन है और ये कितना दिया है, दैट इज 45 मीटर। जब ये यहाँ 45 मीटर है, देन वी ऑल नो दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम हाइट का, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू लिखेंगे यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू 45 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 45 10 से 90 और 10 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू रूट अंडर 900। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी कि वैल्यू हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। जब ये 45/2 हो जाएगा तो इसके लिए इक्वेशन लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 1 मिनट टाइम पूछा गया हमसे, ये जो सीन यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया है, दे आर अबाउट आस्किंग द टाइम, कितने टाइम पे वहां पे पहुंचेगा। कैसे आप निकाल सकते हो, देखो निकालने के दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, आप कैसा प्रेफर करते हो आप पे डिपेंड करेगा। एक तरीका तो ये कहता है कि आपने यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिए और यहाँ का u पता है, v बराबर u प्लस 80 है, मेरे को ये तरीका पर्सनली अच्छा लगता है। तो इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस कितना होता है 2gh होता है, u स्क्वायर यानी कितना दिया है 900 यहाँ पे दे रखा है, माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 होता है और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 45 था, ये 45 का आधा है, इसे खत्म हो जाएगा। तो 900 माइनस 450 यानी कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 450, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अब ये जो टाइम निकालना है क्या करेंगे इसके लिए, तो v बराबर u प्लस 80 यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है ना, यहां से हमने पहले निकाला था u का वैल्यू, तो u का वैल्यू आ गया रूट मतलब 900 आ गया u स्क्वायर का वैल्यू, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, और बोला है क्वेश्चन में हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 45/2 हो जाएगा। तो 900 माइनस 450 करोगे तो 450 आएगा, तो v का वैल्यू 450। अब यहाँ जो वेलोसिटी है इसके जगह पे रखेंगे 450, ये 450 कैसा है रूट में दिया हुआ है, और u का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, ये वैल्यू हो जाएगा 10 और टाइम कितना हो जाएगा t हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू 30 माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 450 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10 हो जाएगा। अब जरा देखो, इसको एग्जैक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, लेकिन आसपास में कर सकते हैं, आसपास में इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे बोला, इसका रफली इक्वल्स टू बताए कितना हो जाएगा, कितना टाइम मतलब आसपास में आएगा निकाल सकते हैं। ये 450 दिया ना, 441 जो होता है ना ये 21 का स्क्वायर होता है, 20 का 400 होता है, और 441 21 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि अगर इसको 21 ट्रीट कर दे तो कितना हो जाएगा, इतना माइनस 21/10 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 9/10, मतलब कितना आ जाएगा 0.9 आएगा ना, मतलब आंसर इसी के आसपास होगा। 2 सेकंड तो होगा नहीं, 0.5 तो होगा नहीं, 1.5 तो होगा नहीं, सो द आंसर इज 1 सेकंड। तो कैलकुलेशन में कैसे हम तरीके से अप्रोच करें ताकि हमारा सवाल बन जाए, ये भी एक राइट स्ट्रेटजी सीखना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ डिसेंट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना ये कैसा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया है। कैसे, जरा इस बात को समझेंगे। ये 60 मीटर पर सेकेंड से इसको हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये यहां से चल के ऐसा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है 60 मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी कि ऊपर जाने का टाइम यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, दिस इज u/g हो जाएगा। u का वैल्यू 60 दिया है और g का वैल्यू 10 दिया है, सो दिस वैल्यू इज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगा इसको ऊपर जाने में। लेकिन सवाल को जरा पढ़ोगे तो बोला है कि 2 सेकेंड ऑफ डिसेंट, तो ये तो एसेंट है ऊपर जा रहा है, डिसेंट कहां पे होगा, यहां पे होगा। डिसेंट इस जगह से शुरू हुआ, मान लीजिए 2 सेकेंड में यहां पे आ गया,
डिसेंट यहां से शुरू होता है और इस तरीके से आता है। डिसेंट का मोशन अगर स्पेशली अगर आप एनालाइज करेंगे तो डिसेंट का मोशन स्टार्ट होता है विथ u बराबर 0 और u बराबर 0 से होता है, यानी कि s बराबर क्या लिखते हैं, ut प्लस में क्या हो जाता है, हाफ at स्क्वायर हो जाता है। इसको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने कितना स्पीड से इसको थ्रो किया है, दिस इज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम हाइट पे u 0 होता है तो इसके लिए 0 हो जाएगा। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, प्लस हाफ हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 काटेंगे, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर होगा कि नहीं होगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, इन फर्स्ट सेकेंड, वंस फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना, कितना भी स्पीड से थ्रो करो तो फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा फिक्स्ड होता है। फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट में निकालोगे ये h का वैल्यू, तो h का वैल्यू कितना हो जाता है, u तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और g का वैल्यू अगर मान लेते हैं हम 10 रखते हैं तो 10 इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 से कर दोगे तो 5, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। और अगर g का वैल्यू 9.8 रखते हैं तो 4.9 मीटर आ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में नीचे आने में कितना समय लगता है। बाकी क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, डिसेंट में निकालना था तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं था। अगला पॉइंट है, इस सवाल में कह रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इट्स स्पीड एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इज 30 मीटर पर सेकंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल इज व्हाट, कितना हो जाएगा बॉल का मैक्सिमम हाइट। सबसे पहला फॉर्मूला लगाना कि मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, दिस इज यू स्क्वायर बाई 2g होता है। और किसी हाइट एज पे जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, दिस इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस कितना होता है, 2gh होता है ना। तो बोला है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड का वैल्यू दिया है 30 है, यानी कि v का वैल्यू दिया है 30 बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, और ये वैल्यू कितना होगा, h मैक्स का आधा हो जाएगा, h बाई 2 पुट कर दिए, खत्म हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बराबर u स्क्वायर माइनस में g हो जाएगा। h मैक्स अगर आप लिखते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2g होता है। ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 900 एंड दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 900, मतलब कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1800। नाउ हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट बताओ कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट तो यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो यू स्क्वायर का वैल्यू होगा 1800 और 2 हो गया, और g का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 180 है तो कितना हो जाएगा, 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 90 मीटर, यहाँ पे सॉल्व होकर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, राइट अप्रोच से काफी इफिशिएंटली ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत जनरल टाइप का सवाल है, काफी बार ये पूछा जाता है। Galileo law of odd number reflects that particles starting from rest with uniform acceleration cover distance in equal time interval on a straight line motion in the ratio। इक्वल टाइम इंटरवल है, मतलब यहां से अगर ड्रॉप कर दिए, इक्वल टाइम इंटरवल मान लो 1-1 सेकंड का लेते हैं, तो ये होगा पहला 1 सेकंड में, ये हो जाएगा दूसरा वाला 1 सेकंड में, ये वाला हो जाएगा तीसरा वाला 1 सेकंड में, h1, दिस इज h2, दिस इज h3। क्या आपके दिमाग में आया कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये हमें निकालना है इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन ये कैसा हो जा रहा है, इक्वल टाइम 1-1 सेकंड लेंगे तो होगा फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा, सेकंड सेकंड का हो जाएगा, थर्ड सेकंड का, हाँ वही फॉर्मूला, nth सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, nth का, s nth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ड्रॉप कर दिए तो 0 हो गया ना, एस एन एथ बराबर हो गया 0 प्लस क्या हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यानी कि फर्स्ट सेकंड की बात करोगे आप, a बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। सेकंड सेकंड का बात करेंगे तो a बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि a बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एस थर्ड सेकेंड लिखोगे तो ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 5। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो a बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो इसका रेशियो जो होता है ना, इसका डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है वो ऑड नंबर का रेशियो होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर। क्या आ गया मेरा 1 आ गया, ये रेशियो 3 आ गया, ये रेशियो कैसा आ गया 5 आ गया। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री फॉल के लिए छोड़ देते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। जो ऑड नंबर होंगे उनके रेशियोज के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट्स अ ग्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पार्टिकल रेस्ट में तो क्या बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 होगा? मे बी एक्सेलरेटेड है, मे नॉट बी एक्सेलरेटेड है, मे बी एक्सेलरेटेड, मे नॉट बी एक्सेलरेटेड। पहला तो तुम एक प्रो टिप याद रखो कि जो मे नॉट बी होता है वही ऑप्शन प्रेफरेबल होता है, बिकॉज वो सही हो गया तब भी सही है, वो चीज गलत है तब भी गलत है। लेकिन तुम दोनों का एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। पहला कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट है यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल दिया है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कैसा है रेस्ट में दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में दिया है और हॉरिजॉन्टल है, सरफेस कैसा दिया है स्मूथ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट में दिया है स्मूथ है यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 0 है। बट द कंडीशन मस्ट बी 0 इज रॉन्ग। कैसे? इसका एक एग्जांपल देखो। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी जो वर्टिकल मोशन हमने करा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो करते हो तो ये जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ऐसे टिक 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 करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, लगता है बहुत ऊंचा आ गया तो फिर लौट के नीचे आ जाता है। तो ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट हो गया, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कैसा होता है 0। मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोमेंटरली स्टेट ऑफ रेस्ट में तो होता ही है ना, जाता है जहां डायरेक्शन चेंज करता है उस जगह पे एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए, एक बहुत छोटे से गैप के लिए रेस्ट में आ जाता है। लेकिन जहां पे रेस्ट में आता है उस वक्त तो नीचे की तरफ mg लग रहा होता है ना, उस वक्त इस पे g तो नीचे लग रहा होता है ना, उस वक्त इसका एक्सेलरेशन तो 0 नहीं होता है ना। मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट है वर्टिकल मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी का वैल्यू 0 लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है, सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0। अब जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया उस वक्त भी तो जी लग रहा है ना नीचे, जी लग रहा है यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि सिचुएशन डिपेंडेंट है। रेस्ट में तो एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं भी हो सकता है। सो इट मे बी एक्सेलरेटेड एंड मे नॉट बी एक्सेलरेटेड, दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन प्रिवेल कर सकता है यहाँ पे। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 3। ऑब्जेक्ट मे बी एक्सेलरेटेड और मे नॉट बी एक्सेलरेटेड। ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन सा है कि मैक्सिमम हाइट पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो उस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, इसे दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसलिए थोड़ा एक सर्टेन पेस बनाकर चल रहा है ताकि क्लियरिटी होना चाहिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, एक बार समझ जाओगे तो बहुत सारे सवाल है उसको आसानी से कर लोगे। पार्टिकल एट रेस्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी सच दैट इट ट्रेवल्स 53.9 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, देन टोटल टाइम ऑफ फॉल। यहां से ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया है, ऑब्जेक्ट चलता हुआ ग्राउंड पे पहुंच गया, यहां से चलता चलता यहां से नीचे आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब ये नीचे आ गया तो आखिरी सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में बोला गया कि कितना डिस्टेंस चलता है, 53.9 मीटर डिस्टेंस चलता है। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फॉल कितना है, यहां से रिलीज कर दिए तो यू का वैल्यू तो 0 हो गया। मान लीजिए नीचे पहुंचने में समय कितना लगा, एन लगा, आखिरी सेकंड में बोला है यानी कि ये nth सेकंड में बोल रहा है क्या, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी बोला है यानी कि nth सेकंड में बोल रहे हैं। सो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, कौन सा, एस nth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब ध्यान से देखो नीचे की तरफ चल रहा है तो वैल्यू कितना होगा 53.9 होगा कि नहीं होगा। इसमें g का वैल्यू बोला है 9.8, साफ साफ बोल दिया है तो 0 हो जाएगा। g नीचे लगता है तो 9.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 2n-1 हो गया। 2 से 2 कर दो, 9 से कर दो तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो डेसिमल का सीन है इसको हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो 2n-1 का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 539, दिस इज 539 डिवाइडेड बाय कितना है 49 है। तो अगर इसे हम 7 से कर दे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 से करके देखते हैं तो 7 से 7 होता है 49,
और 49 के बाद 4 होता है, 7 से 7 49 हो गया, 4 53 हो गया, फिर से 49 हो गया, फिर 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 2n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के अप्रोच से भी ये सवाल अच्छा था कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे पहुंचने में 6 सेकंड लगा। अगर मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन में पूछा था कि टावर का हाइट कितना हो जाएगा बता दीजिए, टावर का हाइट डायरेक्टली लगा देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर कर देते हैं, और हाफ हो जाता है जी का वैल्यू मान लो 10 ले लिया, और टाइम की वैल्यू 6 सेकंड, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 5 हो गया ना। तो ये हो गया 5, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, मतलब कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करता आपसे, तो आप इसको आसानी से आंसर कर देते हैं। लॉजिक क्लियर है आपका, आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल दिया है मेरा कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट इन टाइम t, द बॉडी इज एट हाइट h which is less than the maximum height at 2 instant t1 t2, then product t1 and t2 is given by। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया, एक बार यहां पे पूछ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में पॉइंट बैठ जाएगा, कभी आएगा सामने तो आपसे दिक्कत, मतलब इसको आसानी से हैंडल कर लोगे। ये ऑब्जेक्ट चलता गया ऊपर और ऊपर से चलते चलते नीचे की तरफ आ गया, ये मैक्सिमम हाइट जा रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमको। मेरे सामने ये बात बोल दिया है एक अच्छा सा कि ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे जाता है जो इसके मैक्सिमम हाइट से कम हाइट पे है, यानी कि इसका हाइट कितना दिया है, द हाइट इज स्मॉल एच। ऊपर जाने का टाइम कितना दिया है, t1, और नीचे आने का टाइम कितना दिया है, t2 दिया है। ठीक है, तो इस t1 t2 का प्रोडक्ट बताइए। पहले से बता चुके हैं कि अगर ऐसा मोशन हो ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो h बराबर ut करना है, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर करना है। फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर देना है अरेंज थोड़ा, 2h बराबर हो जाएगा 2ut हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और अच्छे से अरेंज करेंगे तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ut हो जाएगा, प्लस में 2h हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा मिल चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h बराबर 0 हो जाएगा। नाउ इसका जो क्वाड्रेटिक है इसका दो रूट होता है, एक t1 होता है और एक t2 होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है c बाई ए होता है। c का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो c का मतलब होता है कांस्टेंट वाला टर्म, जो कि यहाँ पे कितना दिया है, 2h दिया है, सो इट्स 2h, और a का मतलब t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा जो भी स्क्वायर वाला टर्म है, यानी कि वैल्यू हो गया 2h बाई कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो तीन चीजें फाइंड करनी है। A body is dropped from a height of 80 meter. If acceleration due to gravity is 10, then find out velocity when the body reaches the ground. Time taken by body to reach the ground. अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली लगा सकते हैं कि h हाइट से ड्रॉप करने पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, तो वेलोसिटी होता है √2gh के बराबर हो जाता है, यानी कि वैल्यू हो जाता है √2 हो गया, g का वैल्यू 10 हो गया, एंड द हाइट h इज इक्वल टू व्हाट, तो बोला गया 80 मीटर दिया है, यानी कितना हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 2 0 और हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। सेकेंड है कि नीचे पहुंचने में समय कितना लगता है, तो नीचे एच हाइट आने में जो टाइम लगता है ये होता है √2h बाई जी हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा √2 हो गया, h का वैल्यू 80 हो गया और g का वैल्यू 10 दिया है, इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। सो द टाइम इज 4 सेकेंड। नीचे पहुंचने का जो समय लगा वो 4 सेकंड का लगा, और नीचे पहुंचने पे जो स्पीड हुआ दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टावर, फॉल फर्स्ट हाफ हाइट ऑफ द टावर इन 10 सेकंड, द टाइम स्पेंड बाय द बॉल इन एयर इज व्हाट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट को चल के आना है, कहां पे, नीचे आना है, यानी कि ग्राउंड तक पहुंचना है। इस सवाल को देखो तुम बनाकर पहले, कितना जल्दी तुम बना पाते हो इसका आंसर। याद नहीं है तो आंसर, अगर याद होगा तो तुम पहले से पहले टिक कर दोगे ना। एच हाइट है, बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है ये पहला जो हाफ हाइट दिया हुआ है, हाफ हाइट जा रहा है, टोटल टाइम स्पेंड बाय द बॉल इन एयर, फर्स्ट हाफ यानी कि h/2 हाइट आने में जो टाइम लगता है t1 है, वैल्यू कितना आ जा रहा है, 10 सेकेंड है।
तो टाइम डी टू एच हाइट आने में कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एच हाइट नीचे आने का टाइम कितना होता है? अंडर रूट 2h/g होता है। किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो यही टाइम लगता है ना। तो जो टाइम मुझे t2 निकालना है तो यही दिया है ना पूरा पूरा। जो मुझे टाइम t2 चाहिए वो कितना दिया है? ये दिया है अंडर रूट 2h/g, ऊपर से नीचे आने तक का टाइम मुझे निकालना है। और जो टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा है 10 सेकेंड, तो h/2 टाइम ले रहा है ना। तो ये टाइम मान लीजिए कितना है? t1 है। t1 टाइम में कितना डिस्टेंस आ रहा है? h/2 ना। t1 टाइम के लिए जो h है दरअसल में h/2 दिया हुआ है। 2 इंटू h/2/g हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t1 का वैल्यू हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? रूट में h/g हो जाएगा। 2 इंटू h/2/g हो जाएगा, मतलब अंडर रूट h/g हो गया। वैल्यू कैसा हो गया? 10 सेकेंड आया कि नहीं आया? और यहाँ पे जो t2 दिया है इसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा? अंडर रूट h/g। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, और यहां से रख दोगे h/g का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया मेरा 14.14 सेकेंड हो जाएगा। ये ना बहुत स्मार्टली रिलेट करना था एक फॉर्मूले को दूसरे से। एच हाइट से फॉल किया तो टाइम अंडर रूट 2h/g हो गया, लेकिन उसमें h/2 फॉल होने का टाइम दिया हुआ था, और बोला कितने टाइम के लिए एयर में रह रहा है, तो पूरा का पूरा जो एच हाइट नीचे आएगा उतने के लिए कहां रहेगा? ये एयर में रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा फ्री फॉल मोशन है उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं कि पार्टिकल को किसी हाइट h से प्रोजेक्ट करते हैं, उस सिचुएशन के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड ग्राफ पढ़ेंगे और कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हमारा वर्टिकल मोशन का जो सीन है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ कैसा लगा, कितना समझ में आया, या क्या कंफ्यूजन होगा, इसके बारे में बताइएगा जरूर, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।